हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज नगरदा, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम रेखीय प्रक्रमण समस्या का गणितीय रूप और उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम किस प्रकार हल करेंगे। रेखीय प्रक्रमण समस्या का सूत्रीकरण, इसे रेखीय प्रक्रमण समस्या का गणितीय रूप निकालना भी कहते हैं। रेखीय प्रक्रमण से संबंधित समस्या के हल करने के लिए सबसे पहले हमें दी गई समस्याओं और उसके प्रतिबंधों को गणितीय रूप में बदलना पड़ता है। रेखीय प्रक्रमण समस्या को बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना ही रेखीय प्रक्रमण समस्या का सूत्रीकरण कहलाता है। इसे गणितीय रूप में बदलना भी कहते हैं। सूत्रीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होती है। नंबर 1, उद्देश्य का निर्धारण। सर्वप्रथम दी गई समस्या में उद्देश्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उद्देश्य अधिकतमीकरण करना है या न्यूनतमीकरण करना है। उद्देश्य निर्धारण के बाद दूसरा चरण होता है निर्णायक चरों की पहचान। जिन निर्णायक चरों के मान ज्ञात किए जाने हैं, इनकी पहचान करके प्रतीकों के रूप में, जैसे कि x, y, z या x1, x2 आदि के रूप में लिखा जाता है। नंबर तीसरा चरण, उद्देश्य को चरों के रेखीय फलन के रूप में व्यक्त करना। अधिकतमीकरण या न्यूनतीकरण के उद्देश्य को निर्णायक चरों के रेखीय फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि अधिकतम कीजिए z इक्वल टू ax प्लस by। इस प्रकार हम उद्देश्य फलन निकाल लेते हैं। और चौथा चरण है निर्वाध समीकरण और असमीकाओं को चरों के रूप में व्यक्त करना। प्रतिबंध शर्तों को समीकरणों या असमीकाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन अनुसार ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल सी, x मोर देन इक्वल 0। यह अऋणात्मक शर्त है कि x की वैल्यू ऋण में नहीं होगी। y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0, यहाँ भी y की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। यह अऋणात्मक शर्त है। रेखीय प्रक्रमण से संबंधित पहली समस्या देखते हैं। एक विक्रेता कुछ मेज़ और कुर्सियां बेचना चाहता है। उसके पास कुल पूंजी ₹5000 और अधिक से अधिक 60 नगों के रखने के लिए स्थान है। मेज़ और कुर्सियों की लागत क्रमशः ₹50, 250 और 50 है। वह एक मेज़ को ₹50 लाभ में तथा एक कुर्सी को ₹15 लाभ से बेचता है, यह मानते हुए कि वह जितने नग खरीदता है उतने ही बेच देता है। यह ज्ञात करने के लिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने नग होने चाहिए ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ हो, इसे रेखीय समस्या के रूप में लिखिए। इंग्लिश में, A seller buy some table and chairs. He has ₹5,000 to invest and space to store at most 60 pieces. A table cost him ₹250 and a chair ₹50. He can sell a table at a profit of ₹50 and a chair at a profit of ₹15, assuming that he can sell all the pieces that he buy. Prepare mathematical formation at the problem to determine the number of pieces of each type to gain maximum profit. इस क्वेश्चन की समस्या को हल करने के पहले हमें, जैसे कि अभी फॉर्मूलेशन का जो स्टेप बताए थे, उद्देश्य फलन का निर्धारण करना होगा। हमारा उद्देश्य क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है विक्रेता मेज़ व कुर्सियों को खरीदकर उन्हें बेचना चाहता है और उन्हें बेचकर
अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, अर्थात अधिक से अधिक लाभ कुर्सी और मेज बेचकर कमाना चाहता है। इस प्रकार हमारा उद्देश्य हुआ लाभ का अधिकतमीकरण करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट फंक्शन होगा। अब हमें देखना है कि हमारे निर्णय चर क्या हैं। निर्णय चर खरीदी जाने वाली कुर्सी, खरीदी जाने वाली मेज व कुर्सियों की संख्या का निर्धारण करना है। हम मान सकते हैं खरीदी जाने वाली कुर्सी व मेज़ों की संख्या का निर्धारण करना ही हमारा डिसीजन वेरिएबल है। हम मान सकते हैं, माना कि खरीदी जाने वाली मेज़ों की संख्या x है। इसी प्रकार हम मानते हैं खरीदी जाने वाली कुर्सियों की संख्या y है। यही हमारा उद्देश्य फलन है जिसको हम निकालना है। डिसीजन वेरिएबल हमें डिसाइड करना है नंबर ऑफ टेबल एंड नंबर ऑफ चेयर टू बी परचेज। तो हमें एज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ टेबल इक्वल टू x और नंबर ऑफ चेयर इक्वल टू y। अब हमें मालूम है कि एक कुर्सी के बेचने पर हमें, एक मेज़ के बेचने पर हमें 50 रुपये का लाभ होता है और एक कुर्सी के बेचने पर हमें 15 रुपये का लाभ होता है। तो हमारा उद्देश्य फलन ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य फलन क्या हो जाएगा, जो हमारा पहला इक्वेशन होगा वो किस प्रकार निकल आएगा। इसको हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या हो जाएगा। ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है, हमने x कुर्सी खरीदी हुई है, x मेज़ खरीदी हुई है, मेज़ जो है वो x हैं और एक मेज़ पर हमें कितने रुपए का लाभ होता है, 50 रुपये का लाभ होता है। इसी प्रकार हमने y कुर्सी खरीदी हुई है और एक कुर्सी पर हमें कितने रुपए का लाभ होता है, 15 रुपये का लाभ होता है। इस प्रकार ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 50x प्लस 15y इक्वल टू z। ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमाइजेशन करना है। वैल्यू ऑफ z हमारा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हमें करना है। तो ये हमारा उद्देश्य फलन हो गया कि 50x प्लस 15y इक्वल टू z, क्योंकि हमें एक मेज़ को बेचकर 50 रुपये का लाभ हो रहा है और हम x मेज़ खरीदे हैं तो x मल्टीप्लाई बाय 50। हमने y कुर्सी खरीदी हैं और एक कुर्सी के बेचने पर हमें 15 रुपये का लाभ होता है तो हमारा 15y हो जाएगा। और जहाँ पर ये दोनों वैल्यू का सम जो है, एडिशन जो है वो z होगा और z की वैल्यू जहाँ पर मैक्सिमम होगी वो हमारी समस्या का अनुकूलतम हल होगा। इस सवाल में दो निवाद दिए गए हैं। नंबर 1 पूंजी का निवाद या प्रतिबंध है। पूंजी का निवाद, कॉन्स्टेंट्स ऑफ कैपिटल अपन इसको बोलेंगे। कॉन्स्टेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का निवाद क्या है, अधिकतम पूंजी रुपये 5000 उपलब्ध है। जिस राशि से हमें मेज़ व कुर्सियाँ खरीदना है वह केवल हमारे पास 5000 रुपये है। तो ये हमारा एक प्रकार का निवाद या प्रतिबंध हुआ, कॉन्स्टेंट्स हो गया, एक लिमिटेशन हो गई
कि हम 5,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब एक टेबल की कीमत क्या बताई गई है, एक मेज़ रुपये 250 रुपये में, 250 रुपये में, एवं एक कुर्सी 50 रुपये में आती है। अब हमारी जो परचेज़ प्राइस है, एक मेज़ की 250 रुपये और एक कुर्सी की 50 रुपये है, और हमें मैक्सिमम 5,000 रुपये खर्च करना है। यदि हमने एक्स जो है मेज़ या टेबल ख़रीदी हुई हैं और एक टेबल हमारी 250 रुपये की है, और हमने यदि वाई चेयर ख़रीदी हैं, कुर्सी ख़रीदी हुई हैं वाई, और एक कुर्सी 50 रुपये की आती है, और इन दोनों का जो टोटल होगा, एडिशन वैल्यू होगी, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये लेस देन इक्वल होना चाहिए। ये निशान जो है वो छोटा होने का है। लेस देन इक्वल छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है 5,000 रुपये के। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 250x प्लस 50y की वैल्यू लेस देन इक्वल 5,000 के होने चाहिए। हम 5,000 रुपये से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 5,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसे हमने लेस देन इक्वल से छोटा या बराबर 5,000 के लगाया। ये हमारा पूंजी का निवाद कैपिटल कांस्टेंट हो गया, पूंजी की लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशन हमारे पास स्पेस की है, स्थान का निवाद है। तो अब स्थान का निवाद क्या है उसे देखते हैं। स्थान का निवाद क्वेश्चन में कहा गया है कि अधिक से अधिक 60 नगों को रखने का स्थान है। ये हमारे पास लिमिटेशन है कि जो हम परचेसिंग करेंगे तो नंबर ऑफ़ पीस 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अधिक से अधिक 60 नगों को रखने का स्थान है। अवेलेबल स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस ये है हमारे पास। तो हमें मालूम है कि हमने एक्स नंबर ऑफ टेबल ख़रीदी हुई हैं, मेज़ ख़रीदी हुई हैं, वाई हमने नंबर ऑफ़ चेयर ख़रीदी हुई हैं, एक्स हमने टेबल ख़रीदी हुई हैं, वाई हमने जो है कुर्सी ख़रीदी हुई हैं, वो बराबर हो सकती हैं और कम हो सकती हैं। किससे? 60 से, क्योंकि 60 अधिकतम स्थान हमारे पास है। हम इतना ख़रीदी नहीं करेंगे कि हमें 60 से ज़्यादा पीसेस को रखना पड़े। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल 60 होना चाहिए। ख़रीदी जाने वाली मेज़ों व कुर्सियों की संख्या 60 हो सकती है, 60 से कम हो सकती है, 60 से अधिक नहीं हो सकती है। तो हमारा x प्लस वाई लेस देन इक्वल 60, ये हमारा सेकेंड जो लिमिटेशन है, कांस्टेंट्स है, निवाद है, वो हमारा पूरा हो गया। अब देखिएगा अऋणात्मक शर्त। प्रश्न में अऋणात्मक शर्त नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन ये होगी कि खरीदी जाने वाली मेज़ों की संख्या, खरीदी जाने वाली कुर्सियों की संख्या 0 हो सकती है। अर्थात हम ना तो कोई मेज़ खरीदें या ना ही कुर्सी खरीदें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी वैल्यू माइनस में हो, ऋण में हो। खरीदी जाने वाली मेज़ों की संख्या 0 या 0 से अधिक होगी, कुर्सियों की संख्या भी 0 या 0 से अधिक होगी। इसे हम ऋणात्मक शर्त कहते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू, खरीदी जाने वाली मेज़ों की संख्या 0 या उससे अधिक होगी। या तो हमने मेज़ खरीदी होगी या हमने नहीं खरीदी होगी। नहीं खरीदी होगी तो 0 होगी, खरीदी होगी तो 0 से ज़्यादा होगी। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल x बड़ा और बराबर होगा 0 के। इसी प्रकार
कुर्सियों की संख्या 0 या उससे अधिक होगी, 0 या उससे अधिक होगी, तो y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, क्योंकि या तो हमने कुर्सियाँ नहीं खरीदी होंगी तो 0 होंगी, और यदि खरीदी होंगी तो 0 से ज़्यादा होंगी। अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया, और मैथमेटिकल फार्मूलेशन ये होगा कि हम इसे लिख देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है वो 50x + 15y = z है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। पहला प्रकार की लिमिटेशन हमारी कैपिटल की है, उसके अनुसार हमारा 250x + 50y की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल 5000 होना चाहिए। तीसरा स्पेस का कांस्टेंट्स है, स्थान का निवाद है, x + y की वैल्यू लेस देन इक्वल 60 होगी। नॉन नेगेटिव कंडीशन, x वैल्यू मोर देन इक्वल 0 और y की वैल्यू मोर देन इक्वल 0 होगी। अब इसे हम पूरे को एक साथ लिख देते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार दी गई समस्या को गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। सो वी कैन फॉर्मुलेट द गिवन प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल फॉर्म इन द फॉलोइंग वेज। मैक्सिमम कीजिए, अधिकतम कीजिए टू मैक्सिमाइज। हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है वो ये हुआ 50x + 15y = z, जहाँ पर एक कुर्सी 50 रुपये में बेची जाती है और मेज़ 50 रुपये में बेची जाती है, कुर्सी 15 रुपये में बेची जाती है, और अधिकतम लाभ हमारा कितना होगा, z होगा। अब हमारे जो कांस्टेंट के अनुसार जो हमारे इक्वेशन बने हैं उसमें नंबर 1 कैपिटल के अनुसार बना हुआ है कि 250x + 50y < 5000 होगा। 5000 से ज़्यादा पूंजी नहीं हो सकती परचेस में, तो लेस देन इक्वल। स्पेस का हमने देखा, स्थान का हमने देखा, x + y लेस देन इक्वल 60 होगा। खरीदी जाने वाली मेज़ों और कुर्सी की संख्या 60 से कम होनी चाहिए, 60 के बराबर होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बड़ा और बराबर होगा 0 के। और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल ज़्यादा और बराबर होगी 0 की। ये हमारा सवाल का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन यदि इसे अच्छे से समझ लेंगे तो प्रॉब्लम में ही हमारा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। चलिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। एक निर्माता 2 प्रकार का फर्नीचर, कुर्सी व मेज बनाता है। प्रत्येक कुर्सी का लाभ ₹20 तथा प्रत्येक मेज पर लाभ ₹30 होता है। दोनों फर्नीचर 3 मशीनों M1, M2 तथा M3 पर बनाए जाते हैं। प्रत्येक मशीनों पर लगा समय घंटों में तथा उपलब्ध समय अग्र है। उपरोक्त तालिका अनुसार मशीन M1, M2 और M3। एक कुर्सी बनाने में लगने वाला समय घंटों में, M1 में 3, M2 में 5 और M3 में 2। एक मेज़ बनाने में लगने वाला समय घंटों में, M1 में 3, M2 में 2 और M3 में 6। कुल उपलब्ध समय घंटों में 36, 50 और 60। लाभ अधिकतमीकरण करने के लिए इस समस्या को रेखीय प्रक्रमण समस्या के रूप में लिखिए। इंग्लिश में, A manufacturer make 2 type of furniture, chair and table. Profit are ₹50 per chair and ₹30 per table. Both product are proceed on 3 machine M1, M2 and M3. The time required for each product in hours and total available time in hours for each machine are as follows. Machine M1, M2 and M3. Time required proceed a chair in hours M1 3, M2 5, M3 2. Time required to proceed a table in hours M1 3, M2 2 और M3 6.
total available time in hours 36, 50 and 60. Formulate this problem as a linear programming problem to maximize the profit. इस समस्या का उद्देश्य फलन ऑब्जेक्ट फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अधिकतमीकरण कुर्सी व मेज़ों का उत्पादन करके। हमें यहाँ पर निर्मित की जाने वाली कुर्सी व मेज़ों की संख्या ज्ञात करना है। ये हमारा निर्णय चर डिसीजन वेरिएबल होगा। अब यदि हम मान लेते हैं कि x कुर्सियाँ बनाई जाती हैं और y मेज़ बनाई जाती हैं, तब हमारा पहला निवाद फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स होगा M1 मशीन का कि उपलब्ध अधिकतम समय 36 है। यदि इस प्रकार देखें तो x से 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा और दोनों का टोटल छोटा और बड़ा कितने के होना चाहिए, 36। एक कुर्सी को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, x कुर्सी को बनाने में हमारे 3x समय लगेगा। एक मेज़ को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, y मेज़ को बनाने में 3y होंगे। यह समय 36 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार M2 में एक कुर्सी बनाने में 5 घंटे और एक मेज़ को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। अधिकतम उपलब्ध समय 50 है, तो x कुर्सी बनाई जा रही हैं तो 5x हो जाएगा, y मेज़ बना रही जा रही हैं तो 2y हो जाएगा और इसकी वैल्यू छोटी और बराबर होना चाहिए 50 के। इसी प्रकार M3 मशीन का निवाद है कि अधिकतम उपलब्ध समय 60 घंटे है और एक कुर्सी को बनाने में हमारा जो समय लगता है वो 2 घंटे लगते हैं और जो हो जाएगा 2x। और एक मेज़ को बनाने में यदि 6 घंटे लगते हैं तो y मेज़ को बनाने में 6y समय लगेगा और इन दोनों का टोटल छोटा और बराबर होना चाहिए 60 के। ऋणात्मक शर्त भी होगी कि बनने वाली मेज़ों व कुर्सियों की संख्या 0 हो सकती है, 0 से अधिक हो सकती है, लेकिन ऋण नहीं हो सकती है। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझाते हैं। इस समस्या का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट जो है वो है लाभ का अधिकतमीकरण करना। हमें कुर्सी और मेज़ बनाकर अपने लाभ को अधिकतम करना है। निर्णय चर क्या होगा, डिसीजन वेरिएबल। हमें डिसाइड करना है नंबर ऑफ चेयर एंड नंबर ऑफ मेजेस। निर्मित की जाने वाली कुर्सी व मेज़ों की संख्या। माना कि निर्मित कुर्सियों की संख्या x होगी और निर्मित मेज़ों की संख्या y होगी। हमारा उद्देश्य फलन ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या होगा, प्रत्येक कुर्सी पर लाभ 20 रुपये है तथा प्रत्येक मेज़ पर लाभ 30 रुपये है। तब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने x कुर्सी बनाई हैं तो एक कुर्सी पर 20 रुपये का लाभ, तो x कुर्सी पर 20x रुपये का लाभ तथा एक मेज़ पर 30 रुपये का लाभ, तो y मेज़ पर 30y का लाभ होगा और ये इक्वल टू z होगा। ये हमारा मैक्सिमम होगा, z की वैल्यू जहाँ पर अधिकतम होगी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना है, अधिकतम करना है। अब M1 मशीन का निवाद, कॉन्स्टेंट्स ऑफ M1 मशीन। M1 मशीन का जो निवाद या प्रतिबंध है या लिमिटेशन है कि उसके पास अधिकतम उपलब्ध समय 36 है और एक कुर्सी को बनाने में 3 घंटे लगते हैं और एक मेज़ को बनाने में भी 3 घंटे लगते हैं और कुल उपलब्ध समय उसका 36 है। इसलिए 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल 36 होगा। ये हमने अभी आपको क्वेश्चन में ही समझाया था। इसी प्रकार M2 मशीन का निवाद होगा। M2 मशीन का निवाद तो कॉन्स्टेंट्स ऑफ M2 मशीन के साथ भी यही लिमिटेशन है कि मैक्सिमम अवेलेबल टाइम उपलब्ध समय अधिकतम 50 घंटे है और एक कुर्सी को बनाने में 5 घंटे लगते हैं तो x कुर्सी को बनाने में 5x घंटे लगेंगे। एक मेज़ को बनाने में 2 घंटे लगते हैं तो y मेज़ को बनाने में 2y लगेंगे। यह भी छोटा और बराबर 50 के हो सकता है, 50 घंटे से ज़्यादा घंटे हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार हमारे पास M3 मशीन का निवाद है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ M3 मशीन के साथ लिमिटेशन ये है
कि एक कुर्सी को बनाने में 2 घंटे लगते हैं और एक मेज को बनाने में 6 घंटे लगते हैं और उपलब्ध समय उसके पास अधिकतम 60 है। ये टेबल के अनुसार है। तो यदि एक कुर्सी को बनाने में 2 घंटे लगते हैं तो x कुर्सी को बनाने में 2x हो जाएगा और एक मेज को बनाने में 6 घंटे लगते हैं तो y मेज को बनाने में 6y टाइम हो जाएगा और ये टाइम लेस देन इक्वल 60 का होगा। तो ये हो गया हमारा 60। अब हमारे पास अऋणात्मक शर्त है, नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो अऋणात्मक शर्त क्या होगी? तो अऋणात्मक शर्त ये होगी, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन ये होगी कि बनने वाली मेज़ों की संख्या और बनने वाली कुर्सियों की संख्या जो है वो 0 हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। इस प्रकार हम लिख दें तो हमारी समस्या का रेखीय प्रक्रमण रूप आ जाएगा। डिसीजन वेरिएबल हो जाएगा हमारा 20x प्लस 30y इक्वल टू जेड। M1 मशीन के से इक्वेशन बनेगा 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल 36। M2 मशीन से बनेगा 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 50। M3 मशीन से बनेगा 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल 60 और नॉन नेगेटिव कंडीशन बनेगी। नॉन नेगेटिव कंडीशन बनेगी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। अब इसी को हम पूरा इकट्ठे रूप में लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दी गई समस्या का गणितीय रूप होगा। सो वी कैन फॉर्मुलेट द गिवन प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल फॉर्म, लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन हमारा जो हुआ वो हुआ 20x प्लस 30y इक्वल टू जेड। ये हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन है, यहाँ पर z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब M1 मशीन से जो हमारा इक्वेशन बना है वो बना हुआ है 3x प्लस 3y लेस देन इक्वल 36 होगा। M2 मशीन से जो इक्वेशन बना हुआ है वो बना है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 50 होगा। M3 मशीन से जो बना हुआ है वो बना है 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल 60 और नॉन नेगेटिव कंडीशन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया।